बिहार में शिवपुर के एक गांव में रहने वाली सिया की शादी होने वाली थी। सिया की उम्र 19 वर्ष की थी। सिया के जन्म के समय ही उसके माता पिता चल बसे थे। सिया को उसके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा जी उसको बहुत स्नेह देते थे, लेकिन उनकी चाची और उनके बच्चे सिया को नापसंद करते थे। इसीलिए सिया की शादी इतनी जल्दी करवा रहे थे। लेकिन शादी वाले दिन ही लड़का शादी करने नहीं आया। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। बारात न आने के कारण सिया के चाचा ने पता लगाया तो पता चला कि लड़के ने शहर में ही दूसरी लड़की से शादी कर ली है और वो गांव आने से मना कर चुका है। ये सब जब सिया की चाची को पता चला तो उन्होंने सिया को घर से निकाल दिया और बोली कि इस मनहूस का साया अब मेरे बच्चों की जिंदगी पे भी पड़े, उससे पहले इसे यहाँ से निकाल दो। सिया के चाचा भी बेबस थे और सिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिया दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सिया खुद भी बहुत दुखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वो कहाँ जाए और क्या करे। वो बार बार अपनी चाची के पैरों में गिरकर वहां रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। सिया वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। तभी वहां से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे, जो कि पास वाले शहर में रोज स्कूल में पढ़ाने आते थे। वो सिया को वहां बैठे देख उन्होंने पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है? और ये क्या, शादी का जोड़ा भी पहन कर रखा है? सिया दुखी होकर सारी बातें बताने लगी और रोने लगी। मास्टर जी उसकी बात सुनकर बड़े भावुक हो गए और मास्टर जी सिया को बहुत मानते भी थे, क्योंकि सिया उनके स्कूल की बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन उसने 9वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी चाची उससे घर के काम करवाती थी। फिर मास्टर जी बोले, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर, वहां पर तुम्हें अच्छा लगेगा। तो सिया बोली कि नहीं मास्टर जी, मैं बहुत मनहूस हूँ। पैदा होते ही माँ बाप का साया हट गया और फिर चाची को भी मेरी वजह से बहुत दुख हुआ। मास्टर जी सिया के सर पे हाथ रखकर बोले, चलो मेरे साथ, सब ठीक होगा। सिया फिर सिया मना नहीं कर पाए और मास्टर जी के साथ चली गई। वहां जाने के बाद मास्टर जी की पत्नी सुनीता ने सिया का स्वागत किया। मास्टर जी ने सुनीता को सब बताया और सिया का ख्याल रखने को कहा। सिया भी सुनीता भी सिया को देखकर बहुत ही खुश हुई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। कुछ समय के बाद मास्टर जी का पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक साथ मिला। तभी सुनीता ने सिया को पूरे परिवार से मिलवाया। मास्टर जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सुमेध और बीच वाले बेटे का नाम रणवीर और उसकी पत्नी संजना, और छोटे बेटे का नाम विजय और उसकी पत्नी सोनम, और बेटी का रिद्धि रिधि था। और घर में मास्टर जी की माँ भी थी और पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। सबने सिया का स्वागत अच्छे से किया, लेकिन संजना और सोनम को सिया को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिया उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सिया की खूबसूरती उन दोनों की आंखों में चुभने लगी थी। सबने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमेध को खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी, इसलिए वो बाहर टहलने के लिए निकल गया। तभी सुनीता सिया के पास आई और बोली, मेरे दोनों बेटे की शादी हो गई है, लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे की चिंता लगी रहती है। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उस लड़की ने इसे शादी करने को कहा तो ये अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था और फिर उस लड़की की शादी हो गई। अब ये शादी भी नहीं करना चाहता है। पढ़ाई से डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इसकी जिंदगी अच्छी नहीं हुई। अकेला कैसे रह पाएगा ये पूरी जिंदगी, यही सोचती हूँ। ये कहते हुए सुनीता वहां से चली गई और सिया भी फिर मेहमान वाले कमरे में चली गई। देखते देखते 1 महीना बीत गया। अब सबको सिया की आदत हो गई थी। सिया ने घर में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। हर इंसान की जरूरत सिया बन गई थी उस घर में। खासकर सुनीता को तो बहुत आराम मिल गया था सिया के वहां रहने से, और सिया सुमेध की सारी जरूरतों का ध्यान उसके बिना बोले ही रखने लगी थी। घर में सबको पता भी नहीं चला कि कब सिया उन लोगों के लिए इतनी जरूरी बन गई थी।
रिद्धि की तो बहुत अच्छी मित्र भी बन गई थी। तभी महिला मोर्चा से कुछ लोग आए और मास्टर जी से बोले, हमें पता चला है कि एक लड़की आपके घर पर आई है और आपने उसे अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए उसे हमारे साथ आने की इजाजत दे दीजिए। मास्टर जी और उनके परिवार के बार बार मना करने के बावजूद वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर सुनीता ने सुमेध से कहा, ये अकेली बच्ची और न जाने कितने दुख झेलने हैं। मैं नहीं चाहती कि अब ये कहीं जाए, इसलिए तुम इससे शादी करके अपना नाम दो। तभी सुमेध बोला, माँ ये अब क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है वो मुझसे उम्र में कितनी छोटी है और मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन सुनीता ने फिर सुमेध को अपनी कसम दी और वहीं उसी समय सबके सामने सुमेध ने सिया की मांग में सिंदूर डाला और सिया को अपना बनाया। ये देखकर सिया को अपने साथ ले जाने वाले लोग वापस चले गए और पूरा परिवार सुमेध की शादी से खुश था। लेकिन संजना और सोनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन महिला मोर्चों वाले लोगों को उन दोनों ने ही बुलाया था, क्योंकि वो सिया को अपने घर से भगाना चाहती थी। अब सारे लोग घर के अंदर आए और सुमेध के छोटे भाई रणवीर और विजय और बहन रिधि सब शादी की खुशी में एक फंक्शन रखने का बोल रहे थे। तभी सुमेध ने मना कर दिया और बोला, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि सिया की उम्र सिर्फ 19 साल है और मेरी 40 वर्ष है, तो लोग मजाक क्यों उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा मजाक बनाया जाए। सारे लोग बोलेंगे कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर ये किया मैंने। सारे लोग सुमेध की बात सुनकर चुप हो गए। फिर सुमेध वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। बाद में रिद्धि और सुनीता ने सिया को भी सुमेध के कमरे में भेज दिया। वैसे तो सिया सुमेध के कमरे में पहले भी जा चुकी थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में बहुत ही अलग लग रहा था। वहां चुपचाप खड़ी सिया की आहट सुनकर सुमेध बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहमी हुई सिया लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी जी वो रिद्धि और माँ ने मुझे यहाँ भेजा। सुमेध ने पिछले 1 महीने में आज तक सिया का चेहरा नहीं देखा था। वो जब भी सिया से कुछ बोलता था तो बिना उसे देखे, और उस दिन भी यही हुआ था। सुमेध सिया को बिना देखे ही बोला, ये माँ बिना, सिया मैं तुमसे शादी सिर्फ यहाँ पर रोकने के लिए किया हूँ और मेरी तरफ से तुम आजाद हो। और हाँ, तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर परिवार वाले यहाँ मेरे कमरे में रहने का बोल रहे हैं तो तुम एक काम करो, वहाँ सोफे पर सो जाया करना, लेकिन मेरी कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी ना? तो सिया हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर सिया वहीं एक तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गई। बाहर खड़ी रिद्धि और स्मिता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वो दोनों खुश हो गई और कि सुमेध ने सिया को रूम के अंदर रख लिया था। अगले दिन सुबह 7:20 सुमेध अपनी माँ से कहता है, माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नाश्ता बन गया है तो जल्दी दे दो। तभी सुमेध की बहन निधि बोल पड़ती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज मेरी लाल रंग वाली चुन्नी ढूंढ दो ना। सब लोग इधर उधर जा रहे थे, कोई ऑफिस तो कोई कॉलेज, इसलिए माँ को सबने बिजी रख कर रखा था। ये देखकर सुमेध बोलता है, कोई ना माँ, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। अब सुमेध वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से भागती हुई सिया आई और सुमेध के पीछे से हाथ पकड़ते हुए बोली, लीजिए आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए। सुमेध ने अपनी नजर थोड़ा नीचे की तो उसने देखा ये खूबसूरत सा हाथ जिसमें लाल रंग की कांच की चूड़ी है और उसके हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर सुमेध वहां चुपचाप बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद सुमेध फिर उठकर जाने लगा। तभी सुनीता ने पीछे से आवाज दी, बेटा सुनो, तुम अपने साथ सिया को भी ले जाओ। तो सुमेध बोलता है, क्यों माँ, सिया को क्यों ले जाऊं? अरे बेटा, सिया के पास सारे पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ अच्छे कपड़े दिला दो और कुछ सजने संवरने की चीजें, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। आज तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं उसको पहनने को, लेकिन रोज किसी और के कपड़े पहनना अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। अब सुनीता जी वहां से चली गई और सिया को सुमेध के साथ जाने के लिए भेज दिया। तो सिया बाहर सुमेध की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। सुमेध को माँ पे गुस्सा आ रहा था और साथ में सिया पर भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिया को अपने साथ ले गया। लेकिन सुमेध ने सिया को पीछे बैठने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुमेध बोला, तुम कुछ समय गाड़ी में ही रहना, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। फिर सुमेध कुछ समय बाद
अपना काम खत्म करके बाहर गाड़ी के पास आया तो उसकी नजर सिया पर गई, जो खिड़की पे अपना सर टिका कर सो रही थी। आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सुमेध तो बस उसे देखता रह गया। बहुत समय तक सुमेध उसे देखता रहा। फिर एक मांगने वाला आया और सुमेध से कुछ खाने को मांगने लगा कि तभी सिया की नींद खुल गई और वो भी सुमेध को देखने लगी। सुमेध ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे उस आदमी को दिए, लेकिन आपको बता दे, वैसे सुमेध भी कुछ कम नहीं दिखता था। उसे देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसका गोरा रंग और 6.1 इंच की लंबाई कोई हीरो से कम नहीं दिखता था। फिर सुमेध गाड़ी में बैठ गया और सिया को शॉपिंग मॉल लेकर चला गया और बोला, चलो उतरो, मॉल आ गया। तो सिया फटाक से बोलती है, हमें नहीं जाना और हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। सुमेध ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और सिया से बोला, फिर क्यों आई हो? माँ को बोल नहीं सकती थी कि नहीं जाना? तो सिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, हाँ तो हम कौन सा अपनी खुशी से आपके साथ आए हैं। सिया की कही बात सुमेध ने सुन ली थी। फिर भी उसने बोला, क्या बोला तुमने? जरा फिर से बोलना। तो सिया बोलती है, कुछ नहीं बोले हम। बोलकर वो गाड़ी से बाहर आ गई और बोले, चलिए। सुमेध उस समय भी सिया के ठीक सामने ही खड़ा था, इसलिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर सुमेध ने अपनी नजरें हटाई और आगे चला गया। सिया वहीं खड़ी ये सोचने लगी कि सुमेध ने आज पहली बार उसे देखा तो सही। तभी सुमेध ने गुस्से से आवाज लगाई, अब चलोगे या उठा कर ले जाना पड़ेगा? सिया सुमेध की आवाज सुनकर दौड़कर सुमेध के पास गई। फिर दोनों मॉल के अंदर गए और सुमेध ने सिया को कपड़े और बाकी का सामान दिलाया। चले आ गए और फिर दोनों घर की तरफ आ गए थे। तभी बीच में एक तभी दोनों घर की तरफ आ रहे थे। तभी बीच में एक चाट वाला ठेला दिखता है। तो सिया को रहा नहीं गया और उसने जोर से चिल्लाया, चाट! ये सुनकर सुमेध ने गाड़ी रोकी और पीछे देखकर बोला, क्या? तो सिया नरमी सी आवाज में बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर सुमेध गाड़ी से उतर गया और सिया को बोला, चलो उतरो नीचे। सिया सहमी हुई बाहर आई और बोली, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि मेरे चाचा जी हमेशा स्कूल जाते टाइम चाची जी से छिपाकर चाट खाने के लिए पैसे दिया करते थे। ये बोलते बोलते सिया की आंखों में आंसू आ गए और सिया अपने आंसू छुपाते हुए बोले, हमें चलना चाहिए, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। सुमेध बस उसे देखता जा रहा था। फिर सुमेध बिना कुछ बोले ही चाट वाले के पास गया और वहां से एक प्लेट चाट लेकर आया और सिया के हाथों में देते हुए बोला, अगर आगे भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो तुम मुझे कह देना, मैं ले आया करूंगा। उस वक्त सिया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सुमेध की आवाज में अपनापन महसूस किया। फिर सब भूलकर सिया अपने चाट का आनंद लेने लगी। उसी बीच सिया ने एक बार सुमेध से भी पूछा, आपने अपने लिए नहीं लिया, क्या आप खाएंगे मेरे साथ? तो सुमेध बोला, नहीं मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। फिर सिया ने खुशी खुशी अपना चाट खत्म किया और सुमेध बस उसे इसे बच्चों की तरह खाता देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर सिया अपनी जगह पर आकर बैठ गए और सुमेध भी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर दोनों घर गए और सिया ने सारा सामान सुनीता और रिधि को दिखाया। वहीं खड़ी संजना और सोनम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। संजना ने गुस्से में सोनम की तरफ देखकर बोला, देखो आज एक नौकरानी यहाँ की मालकिन बन गई है और हमारी जेठानी भी। तो सोनम बोली, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर में सब उसी का गुणगान करते रहेंगे। तभी संजना कहती है, हाँ वो भी जल्दी करना पड़ेगा हमें। फिर सुनीता जी ने सिया को अपना सारा सामान लेकर अंदर कमरे में जाने को कहा। तभी सिया अपना सामान लेकर सुमेध के कमरे में गई। ये देखकर सुमेध सिया के ठीक सामने खड़ा हो गया और सिया की लंबाई छोटी होने के कारण सिया अपने नीची नजरों से ऊपर सुमेध को देखने लगी। तभी सुमेध ने कहा, क्या है ये सब? मैंने कहा था ना कि इस कमरे में मैंने तुम्हें सिर्फ सोफे पर सोने की इजाजत दी है, ना कि इस कमरे में तुम्हें हिस्सा दिया है, जो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे कमरे में आ गए। सिया भी इस बार चुप नहीं रही और बोली, तो हम कहाँ जाएं? माँ ने कहा कि हम आपके कमरे में जाएं और अब आप बोल रहे हैं यहाँ से जाओ। फिर हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए। और हमारी आपसे शादी हुई है तो उस हिसाब से हम आपकी पत्नी हुए ना। सुमेध फिर वहां से हटकर दूर हुआ सुमेध वहां से हटकर दूर हुआ और अपनी नजरें हटाते हुए बोला, जरा तुम्हारा मन वहां जाओ, जहां तुम्हारा मन वहां जाओ, बस यहाँ मेरे कमरे से जाओ
और वैसे भी मैंने कोई खुशी से तुमसे शादी नहीं की है, जबरदस्ती माँ ने करवाया है, और कानूनी तौर पर तो हम पति पत्नी है ही नहीं। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ और सिया अपना सामान सोफे पर रखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये सोफे पर रहने की इजाजत तो आपने ही दी थी ना हमें। मैं अपना सामान यहाँ सोफे पर रख रही हूँ। ये बोलकर सिया वहां से बाहर चली गई। सिया के दिमाग में सुमेध की कही बातें बाहर नहीं निकल रही थी। सिया को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुमेध की बातों का आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर देखते देखते शाम हो गई। सब लोग अपने काम से घर आ चुके थे और अब रात के खाने की तैयारी चल रही थी। तभी सिया सुनीता जी के पास गई और बोली, लाइए माँ, हम आपकी मदद करते हैं। तो सुनीता जी मुस्कुराई और सिया से बोली, हाँ आओ, तुमने अपने सामान अच्छे से रख लिया ना। सिया ने मन ही मन सोचा, कैसे रखूं, ये सुमेध तो हमें कमरे से ही निकालने की बात करते रहते हैं। अब ये बातें माँ को बताऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सिया को ऐसे चुप देखकर सुनीता जी ने फिर पूछा, सिया क्या हुआ, कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो सिया बोलती है, नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और सामान भी मैंने रख दिया है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद सब खाने के लिए नीचे आए और खाने की टेबल पर बैठे। सिया, सुनीता जी और रिधि सबको खाना परोसने लगी। तभी सोनम और संजना आई और सबको देखते हुए बोली कि माँ और निधि, आप दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाइए, खाना हम तीनों बहुएं परोस देंगे। सुनीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर सबको तीनों ने खाना दिया और सबने खाना शुरू कर दिया। जैसे सबने खीर खाई तो सबसे पहले सुमेध का सबसे छोटा भाई विजय बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या खीर बनाया तुमने। तभी पीछे से सुमेध का मंझला भाई रणवीर बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा। तभी सुनीता मुस्कुराई और बोली, खीर मैंने नहीं, सिया ने बनाया है। वैसे तो सिया खाना पहले भी बना चुकी थी, लेकिन शादी के बाद इसने पहली बार बनाया है, तो मैंने इसलिए इसे खीर बनाने को कहा था। तभी रिधि मजाक करते हुए बोले, फिर तो अब सबको तोहफा देना होगा। तभी सुमेध के दोनों भाई बोले, हाँ बिल्कुल मिलेगा, देख है तो मिलेगा ही। सबसे पहले मास्टर जी खाना खाने के बाद उठे और सिया के सर पे हाथ रखते हुए बोले, बेटा कुछ ला तो नहीं पाया मैं, माफ करना। सिया उनको रोकते हुए बोली, पिताजी आपने अपना हाथ दिया मेरे सर पे और कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर सिया की बातों पर मास्टर जी मुस्कुराए और सुनीता की तरफ देखा। तो फिर सुनीता जी उठकर मास्टर जी के साथ खड़ी हुई और सिया के हाथों में सोने के कंगन देते हुए बोली, ये मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाया था। तभी उसके बाद रणवीर बोला, माँ हटिए, अब हम भी लाइन में लगे हैं। तो सुनीता जी कहती है, लेकिन तुम सब तो सुमेध से छोटे हो और रिधि तुम भी लाइन में खड़ी हो। तो रणवीर फटाक से कहता है, वो सब कुछ नहीं होता, हम सिया से तो उम्र में बहुत बड़े हैं और सिया रिधि से भी छोटी है, तो उसे तोहफा तो मिलना ही चाहिए, चलिए हटिए जल्दी। तभी सुनीता जी और मास्टर जी दोनों मुस्कुराते हुए साइड हो गए। फिर रणवीर ने संजना को बुलाया और बोला, संजू अपनी रिंग उतार कर दो। संजना अपनी रिंग नहीं देना चाहती थी, लेकिन रणवीर के बोलने पर संजना को अपनी रिंग उतार कर देनी पड़ी। उसके बाद विजय ने सोनम की चेन सिया को दिलवा दी। फिर रिधि की बारी आई तो उसने एक नई हाथों में पहनने वाली घड़ी गिफ्ट की और बोली, भाभी ये मैं वैसे भी आपको देने के लिए लाई थी। उसके बाद सब जाने लगे तो रिधि ने सबको रोकते हुए बोला, एक मिनट रुक जाइए, सुमेध भैया भी देंगे ना। तो सब रुक गए और सुमेध की तरफ देखने लगे। तभी तभी सुमेध ने देखा कि सबकी नजरें उसका इंतजार कर रही है। फिर सुमेध बोला, मैं कुछ लेकर नहीं आया, मेरे पास कुछ है भी नहीं, और ये फालतू चीजें मुझे मत बोला करो आप सब। ये बोलकर सुमेध वहां से चला गया और संजना ये देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी रणवीर की नजर संजना पर गई और उसके पास जाकर धीरे से बोला, जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझे ना। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए और संजना भी वहां से गुस्से में चली गई। फिर वहां पर सुनीता जी और सिया बच गए थे। सुनीता सिया के पास आई और बोले, तुम सुमेध की बातों का बुरा मत माना बेटा, वो तो बस कुछ नहीं लाया इसीलिए। तभी सिया बोले, नहीं माँ, हमें बुरा नहीं लगा, वैसे भी सुमेध जी हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बोलने के बाद सिया वहां से चली गई
और फिर सुनीता भी अपने कमरे में चली गई। और सिया जब कमरे में गई उसने देखा कि सुमेध की किताबें नीचे जमीन पे गिरी हुई है। फिर सिया सारी किताबों को जल्दी जल्दी उठाकर ऊपर टेबल पर रखने लगी। तभी कमरे में सुमेध आया और सिया से ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने का? पागल हो क्या? या फिर मेरी कही बात समझ में नहीं आई तुम्हें? कितनी बार बोलूं कि मेरे कमरे में किसी भी चीज को हाथ मत लगाना? लेकिन सुमेध सिया की एक बात नहीं सुन रहा था और उसे डांटे जा रहा था। उसके बाद सुमेध ने गुस्से में कहा, अब बस बहुत हो गया है, जाओ तुम बालकनी में जाकर सो जाओ। ये सुनकर सिया अपनी चादर और तकिया उठाने लगी। तभी सुमेध उसके सामने आया और उसके हाथों से दोनों चीज लेते हुए बोला, इन दोनों के बिना ही जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिया बोले, लेकिन बालकनी में ठंड लगेगी मुझे। तभी सुमेध बोला, तो इस कमरे से चली जाओ ना, तो इस कमरे से चली जाओ। सिया भी थोड़ी जिद्दी थी और कमरे से जाने के बाद सुनीता को दुख लगेगा, ये सोचकर सिया बालकनी में चली गई। अगले दिन सुबह हुई। सुमेध और उसके परिवार वाले हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे खाने के टेबल पर आ चुके थे। सब लोग सिया को ढूंढ रहे थे क्योंकि सिया के बगैर बहुत लोगों को अपनी चीजें समय पर नहीं मिल रही थी। तभी सिया छींकते हुए नीचे आए। उसको देखकर सुनीता उसके पास गई और उसको छूकर देखी तो पता चला कि उसको सर्दी और बुखार है। तभी सुनीता ने सिया को खाने के टेबल पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई? तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? खैर सुमेध, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारे हॉस्पिटल में इसे बुखार के डॉक्टर के पास दिखा देना। पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई बच्ची की। तो सिया बोलती है, कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तभी सुनीता बोलती है, तुम चुप रहो अब। कुछ देर के बाद रिद्धि वहां आती है और बोलती है, भैया तो रात में मैंने आपकी एक किताब ली थी क्योंकि मुझे जरूरत थी, तभी आपकी किताबें नीचे गिर गई थी, मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी में थी, उसको उठा नहीं पाई। ये बात सुनते ही सिया सुमेध की तरफ देखने लगी और सुमेध अपना सर नीचे करते हुए बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद सब अपने काम में निकल गए थे और सिया और सुमेध भी एक साथ घर से निकल गए थे। तभी सोना बोले, भाभी ये दोनों के बीच प्यार तो नहीं होने लगा? तभी संजना मुस्कुराई और बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। सुमेध इतना पढ़ा लिखा एक सर्जन है और ये एक गंवार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार कभी नहीं हो सकता और हमें अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तुम देखना ये दोनों अपने आप ही अलग हो जाएंगे। और इधर सुमेध और सिया चुपचाप गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और इस बार सिया सुमेध के साथ आगे बैठी थी और सुमेध ने मना भी नहीं किया था, लेकिन सिया बार बार छींके जा रही थी। तो सुमेध पूछता है, सिया क्या तुम चाय पियोगे? तो सिया बोली, "अ," तो सिया ने अपना नाम में सर हिला दिया। ये देखकर सुमेध कहता है, अरे तुम्हारी छींक रुक जाएगी, थोड़े समय के लिए पी लो। सिया को सुमेध का बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सिया गुस्से में बोली कि गाड़ी रोकिए। तो सुमेध बोला, क्यों रोकूं गाड़ी? तभी सिया बोली, क्योंकि मैंने कहा है, रोकिए नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी गाड़ी से कूद कर। ये सुनकर सुमेध ने गाड़ी रोक दी। फिर सिया नीचे उतर गई और पैदल जाने लगी। तभी गाड़ी साइड में खड़ी करके सुमेध उसके पीछे आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सिया ये क्या पागलपन है? ये सुनकर सिया को और गुस्सा आ गया और सिया बोली, आपने जो कल रात मेरे साथ किया वो क्या था? क्या वो पागलपन नहीं था? ठंड में हमें आपने बाहर सोने को कहा, वो वो भी क्यों? क्योंकि मैंने आपकी मदद की, आपकी किताबें ऊपर रखी। सुमेध उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बोली, आपने हमें अनपढ़ कहा, आप सर्जन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब मजाक बनाने का लाइसेंस मिल गया है। और हमने भी 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, समझे ना आप? तो सुमेध सिया की हंसी उड़ाते हुए बोला, ओह हाँ बिल्कुल समझ गया, तुमने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, वाह क्या बात है। सिया गुस्से में थी और बोली, हाँ बिल्कुल, और आपको लगता है कि आपको अनपढ़ बीवी मिली है, लेकिन मुझे कौन से आप कोई हीरो मिल गए हैं, आप तो बूढ़े हैं। तो सुमेध बोलता है, क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा? तभी सिया कहती है, हाँ कहा, क्या कहेंगे आप? तभी वहां से जाते हुए एक लड़का बोला, इसीलिए शादी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी बीवियां शुरू हो जाती हैं। तो सुमेध कहता है, हाँ सही बोला भाई तुमने, बिल्कुल भी शादी मत करना, क्योंकि बीवियां ऐसी ही खतरनाक होती हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
तभी सिया की तरफ से एक कार आ रही थी और सुमेध ने सिया को बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा। सिया की आंखें बंद हो गई थी। सुमेध गाड़ी वाले को पीछे से चिल्लाकर बोला, पागल है क्या, देखकर नहीं चला सकता? फिर उसकी नजर सिया पर गई, जिसने डर से अपनी आंखें बंद करके सुमेध के शर्ट को जोर से पकड़ रखी थी। सुमेध उसे बड़े प्यार से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उतने में सिया ने अपनी आंखें खोली और बोले, हाय मैं बच गई। और फिर उसने देखा कि वो सुमेध की बाहों में है। ये देखकर सिया सुमेध से दूर खड़ी हो गई और उन दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे से हटा ली। फिर सुमेध ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाने के लिए ले जाने लगा और सिया व सुमेध को देखे जा रही थी। फिर सुमेध ने सिया को उसकी सीट पे बिठाया और खुद ही गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाते ही सुमेध ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, चलो बाहर आओ जल्दी से। तभी सिया कहती है, नहीं हम नहीं आएंगे और हमें इलाज भी नहीं करवाना है। तो सुमेध बोलता है, ठीक है तो माँ को बता दूं फोन करके। ये कहने के बाद सुमेध अपना फोन निकालने लगा। तभी सिया ने रोकते हुए कहा, रुकिए हम चल रहे हैं, माँ को फोन मत लगाइए। उसके बाद सुमेध ने फोन को अपनी जेब में रखा और चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। साथ ही साथ सिया भी उसके पीछे गुस्से में सुमेध को देखते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाते वक्त सुमेध ने सिया से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ किसी को मत बताना कि हमारी शादी हो गई है और तुम मेरी पत्नी हो। तो सिया फटाक से कहती है, हाँ हम जानते हैं कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और गवार भी मानते हैं हमें। अपनी पत्नी बताते हुए आपको शर्म आती होगी ना, हम समझ सकते हैं। उतने में वहां एक जूनियर डॉक्टर आए और सुमेध को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो सिया को देखने लगे। उसको ऐसे देखता हुआ देखकर सुमेध खुद बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है और इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो जाओ इसको प्रियंका मैम के पास लेकर जाओ और इसको बुखार लगी है तो उनको देख लेने को बोलना। उसके बाद सुमेध वहां से चला गया। फिर वो डॉक्टर बोले, मेरा नाम नमिता है और मैं अभी यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सिया मुस्कुराई और बोली, जी मेरा नाम सिया है और मैं। उसके बाद सिया हकलाते हुए बोली, मैं वो बस। उतने में नमिता ने कहा, सिया वैसे आप बहुत खूबसूरत है, आपको देखकर मेरी नजरें तो हट ही नहीं रही है। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सिया उदास हो गई थी। उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही थी। फिर सिया ने नमिता की तरफ देखा और बोला, जी हमारी शादी हो गई है। नमिता ने कहा, फिर तो आपके पति की नजर ही नहीं हटती होगी आपसे। हाय कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। सुनकर सिया दूर खड़े सुमेध की तरफ देखकर बोले, हर चीज जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है और सुंदर आप भी हो। आप पढ़ी लिखी, खुद के पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर लड़की हो और यह भी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन और आगे जाने के लिए आपको अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना आपको डांट पड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत समय से हमसे बात किए जा रही हैं। ये सुनकर नमिता हंसते हुए कहती है, सही कहा आपने, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, हमेशा बात करने लग जाती हूँ। चलिए प्रियंका मैम के पास लेकर चलती हूँ आपको। रास्ते में जाते वक्त भी नमिता कुछ न कुछ बोलती जा रही थी। उसी बीच उसने कहा, पता है क्या आपको, पूरे हॉस्पिटल में सुमेध सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मैम ही है, सर की बेस्ट फ्रेंड। सब तो बोलते हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की है। ये सुनते ही सिया के पैर रुक गए और सिया कहीं खो सी गई। फिर नमिता ने सिया को कहा, क्या हुआ, चलो ना। सिया फिर नमिता के पीछे पीछे प्रियंका के कैबिन तक पहुंच गए। वहां जाने के बाद नमिता ने कहा, लो हम पहुंच गए। बहुत ही खड़ूस है प्रियंका में, जो जो भी मैंने बोला उसके सामने भूलकर भी नहीं बोलिएगा। फिर दोनों अंदर गए। वहां सिया ने देखा कि एक बहुत ही स्मार्ट सी लड़की बैठी है, जिसकी उम्र सुमेध के ही लगभग होगी। वो देखते ही समझ गई कि वो प्रियंका ही है। फिर नमिता ने कहा, प्रियंका मैम ये सुमेध सर के साथ आई है और सर ने कहा है कि इनकी तबीयत खराब है, तो इन्हें आप देख लो। तो प्रियंका ने पूछा, सुमेध की कौन है आप? तभी निमिता जवाब देती है, ये उनकी मेहमान है, ये कितनी खूबसूरत है ना। ये सुनकर प्रियंका कहती है, नमिता अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर नमिता चुप होकर वहां से चली गई। फिर प्रियंका ने सिया को बैठने को कहा और उसका चेकअप किया। उतने में वहां सुमेध आ गया। सुमेध ने आते ही कहा,
प्रियंका तुमने देख लिया और दवाई भी दे देना। ये सुनकर प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सब कर दिया है। अब तुम ले जा सकते हो अपने मेहमान को। ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लगता है इन्होंने ठंडी चीजें खा ली होगी। तभी सिया ने धीरे से कहा, हाँ हाँ ठंडी हवा खिलाया गया था। प्रियंका ने फिर से पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सिया के नजदीक खड़ा सुमेध ने सब सुन लिया और फिर सुमेध बोला, नहीं कुछ नहीं बोला इसने। फिर सुमेध ने सिया को साथ चलने को कहा और तभी पीछे से प्रियंका बोल पड़ी, सुमेध तुम कुछ भूल रहे हो। तो सुमेध ने पूछा, क्या? तो प्रियंका गुस्से में बोली, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है आज कौन सी तारीख है? यह सुनकर सुमेध को सोचते हुए बोलता है, हाँ मुझे माफ करना, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद सुमेध ने प्रियंका को गले लगाया और बोला, मुझे माफ करना, लेकिन काम के कारण याद ही नहीं रहा। तभी प्रियंका कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को पार्टी में जरूर आना। यह सुनकर सुमेध हाँ में अपना सर हिला देता है। सिया ये सब देखते रही थी और कुछ नहीं बोली। फिर सुमेध सिया के साथ प्रियंका को बाय बोलकर बाहर आ गया। फिर सिया भी उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ समय के बाद दोनों घर पहुंच गए और वहां हॉल में बैठी सुमेध की माँ सुनीता जी ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम ठीक हो ना? सिया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर सुमेध की माँ सुनीता जी ने सुमेध से पूछा, क्या हुआ सिया को, तूने डांटा क्या? सुमेध ने कहा, हद है, अब आपको अपने बेटे में भी शक होने लगा। मैं क्यों डांटूंगा उसे, पता नहीं क्या हुआ है। आते समय भी गाड़ी में बिल्कुल चुप थी। फिर सुनीता जी सुमेध के कमरे में सिया को देखने के लिए जाने लगी। तभी सुमेध ने कहा, अरे माँ, वो बीमार है, वो थक गई होगी, और आप एक काम करो, उसको आराम करने दो और मेरे लिए जाकर कुछ बना दो, भूख लगी है। ये बात वहां खड़ी संजना ने सुना और बोली कि मैं बना देती हूँ कुछ खाने को, माँ आप आराम कीजिए। फिर सुमेध अपने कमरे में कपड़े बदलने गया। उसने देखा कि सिया सोफे पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको जगह नहीं हो रही थी क्योंकि उसके जो थोड़े सामान थे वो भी वहां सोफे पर रखे हुए थे। तभी सुमेध ने सिया से कहा, सिया अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम अपना सामान अलमारी के एक साइड में खाली करवा देता हूँ, तुम उसमें रख लो। सिया को सुमेध की बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, क्यों, मैं हूं कौन आपकी जो आप इतना मेहरबान हो रहे हैं, और हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वैसे भी हमें परेशानियों से लड़ने की आदत है, बचपन से ही यही हालत है हमारी। ना पढ़ने को मिला और ना ही अच्छा खाना और ना ही परिवार का प्यार। ये कहने के बाद सिया ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया। सुमेध ये देख पा रहा था कि सिया रो रही थी और ये देखकर सुमेध बेचैन सा हो गया और वो वहां से बाहर गया। तभी हॉल में बैठी सुनीता जी ने सुमेध को बुलाते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? संजना ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद सीरा बनाया है। लेकिन सुमेध ने कुछ नहीं सुना और वहां से बाहर की ओर चला गया। सुमेध के गए हुए कुछ घंटे हो गए थे और दवाई खाने की वजह से सिया का बुखार भी अब कम हो गया था और वो बाहर हॉल में सुनीता जी और संजना और सोनम के साथ बैठी हुई थी। कुछ समय के बाद सुमेध दरवाजे से अंदर आया और उसे देखकर सब खड़े हो गए क्योंकि सुमेध के साथ 4 आदमी और भी थे। वो एक अलमारी लेकर आए थे। तो सुनीता जी कहती है, सुमेध ये क्या है, क्यों लाए हो तुम? सुमेध सिया को देखते हुए बोला, शादी के बाद हमें सामान रखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ये मैंने सिया के लिए लाया है। ये सुनकर सुनीता जी मुस्कुरा उठी और उन आदमियों को कमरा दिखाते हुए बोले, उस कमरे में लेकर जाओ। तभी वहां खड़ी सोनम संजना के पीछे गई और बोली, दीदी ये सुमेध भैया तो प्यार में पड़ गए लगता है, देखो पहले सामान और अब ये अलमीरा। संजना ने धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो सुमेध अपने अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहता है, इसलिए लेकर आया है, वरना वो इस लड़की से कभी नहीं प्यार करेगा। तभी संजना कहती है, सुमेध मैंने आपके लिए सीरा बनाया है, आइए मैं निकाल दे आइए मैं निकाल कर देती हूँ। तभी वहां रणवीर आ जाता है और बोला, वाह सीरा, मुझे भी पसंद है, तो मेरे लिए भी लाना। संजना फिर बिना कुछ बोले सीरा लेने के लिए चली गई। रणवीर के पीछे विजय भी घर आया और बोला, सोनम जाओ पानी वगैरह लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। तभी रणवीर शरारती लहजे में विजय से कहता है, अगर तू एक खबर सुनेगा तो फ्रेश हो जाएगा। तो विजय बोलता है, अच्छा। तभी दरवाजे से आते रिधि ने पूछा, क्या भैया, मुझे भी बताओ। तभी रणवीर कहता है, आज भैया भाभी के लिए
अलमारी लाया है क्योंकि उनको सामान रखने में दिक्कत हो रही है। अब तीनों भाई बहन मिलकर सुमेध की टांग खींचने लगे। वहां खड़ी सिया अपना सर नीचे करके उदास खड़ी थी और सुमेध सिया को टेढ़ी नजर से सबके बिना नजर में आए देखे जा रहा था। फिर सब लोग वहां से अपने कमरे में चले गए और सिया और सुमेध भी अपने कमरे में चले गए। फिर सुमेध ने सिया को कहा, अब अपने कपड़े इसमें रख लो। तो सिया कहती है, नहीं, हमें नहीं रखना और आप हमें कुछ मत कहा कीजिए। ये सुनकर सुमेध को गुस्सा आ गया और वो सिया के पास जाकर बोला, लाओ कपड़े मैं रख रहा हूँ। सिया सुमेध को अपना सामान के बीच खड़ी हो गई और बोले, नहीं, आप मेरे सामान से दूर हटिए। फिर सुमेध उसको एक नजर से देखने लगा। इसे सुमेध को देखते हुए देखकर सिया बोले, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सुमेध बिना कुछ बोले मुस्कुराए और सिया को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। सिया उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, हमें नीचे उतारिए, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। तो सुमेध कहता है, चुप रहो वरना नीचे गिरा दूंगा। ये सुनकर सिया चुप हो गई। फिर सुमेध ने सिया को अपने बेड पे बिठा दिया और उसका सारा सामान अलमारी में सजाने लगा। यह देखकर सिया को बहुत अच्छा लग रहा था। वो ऐसे चुपचाप उसे देखे जा रही थी। क्या ये प्यार की शुरुआत है या आने वाली है कोई परेशानी? कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? तभी अचानक सुमेध बोलता है, लो हो गया है तुम्हारा सारा सामान, रख दिया है मैंने। और फिर सुमेध ने मुड़कर देखा तो सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर सुमेध उसके पास आया और बोला, चलो उठो यहाँ से। ये सुनते ही सिया को फिर गुस्सा आ गया और वो सुमेध को गुस्से में घूरने लगी। तभी सुमेध फिर बोला, घूर क्या रही हो, उठो। सिया वहां से उठ गई और धीमी आवाज में बोली, अब जब उठाना ही था तो बिठाया क्यों? फिर सुमेध ने बीच में तकिए सजाया और बोला, देखो सिया, तकिए के उधर तुम सोना और तकिए के इधर मैं सो जाया करूंगा। ये सुनकर सिया देखते रह गई। उसने खुद को चिमटी काटी और सोचने लगी कि ये जादू कैसे हो गया। फिर सुमेध उसके सामने आया और बोला, क्या सोच रही हो? अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं। ये सुनकर सिया सुमेध की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाया। फिर दोनों कमरे के बाहर गए जहां पूरा परिवार बैठा था। वहां पर जाकर सुमेध और सिया दोनों बैठ गए। तभी रणवीर बोला, पापा, भैया की शादी के बाद पार्टी भी नहीं हुई, बोलो उनको कि हम एक पार्टी कर लें उनकी रिसेप्शन की। विजय ने भी हाँ बोला और साथ में रिद्धि और सोनम ने भी। तभी रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, संजना, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि रिसेप्शन की पार्टी हो और लोग दोनों दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दे। संजना थोड़ी मुस्कुराई और अपने सर हाँ में हिलाया। तभी रिद्धि ने बोला, शायद संजना भाभी को अच्छा ना लगे क्योंकि इनका रिश्ता तो सुमेध भैया के लिए आया था, लेकिन उनके मना करने के बाद रणवीर भैया से हो गई। ये सुनते ही सब रिद्धि की तरफ देखने लगे और रणवीर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और सब रिद्धि को ये बात कहने के लिए डांटने लगे। संजना भी वहां ये सुनकर शर्मिंदा महसूस करने लगी। वहां अगर सबसे ज्यादा किसी को इस बात से झटका लगा हो तो वो सोनम थी, जिसको लगता था कि सिया गरीब है इसलिए संजना उससे नफरत करती है। लेकिन ये बात जानने के बाद वो संजना का चेहरा देखा जा रही थी। फिर संजना वहां से उठकर चली गई और साथ में रणवीर भी उठकर चला गया। रिद्धि भी बहुत ही दुखी थी और सबसे माफी मांग रही थी। उस समय सब उठकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमेध और सिया वहां बैठे रहे। सुमेध फिर सिया की तरफ बिना देखे उसको पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा है? तो सिया बोली, नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा, और आप और हम पति पत्नी भी नहीं है, अभी भी तो नई दोस्ती हुई है, तो हमें क्या दिक्कत होगी। ये कहने के बाद सिया भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन शायद ये बात सुनकर सुमेध को अच्छा नहीं लग रहा था और वो सिया की तरफ देखता रह गया जब तक सिया अपने कमरे में नहीं गई थी। फिर सुमेध भी अपने कमरे में गया और तैयार होने लगा। सिया ने जब सुमेध को तैयार होते देखा तो वो पूछी, आप कहीं जा रहे हैं? तो सुमेध बोला, हाँ, शाम का खाना है बाहर ही करूँगा, तो मत बनाना। तभी सिया बोले, ये अपनी माँ से बोलिए, हम आपकी पत्नी नहीं है। तो सुमेध बोला, तो इतनी छोटी सी बात पे ये क्या बोले जा रही हो, बोल देना तुम माँ से। अब सुमेध फिर रेडी होकर चला गया। सिया वहीं बैठी रही। फिर कुछ समय बाद सिया सुनीता जी के पास गई और उनको बता दी कि दास खाने पे नहीं आ पाएगा क्योंकि वो प्रियंका के यहाँ पार्टी में गया है। तभी सुनीता ने कहा, फिर तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें भी तो जाना चाहिए था ना। सिया चुपचाप खड़ी और कुछ नहीं बोली। फिर कुछ समय के बाद
सारे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया और सोने के लिए चले गए। सिया वहीं बैठकर सुमेध का इंतजार करने लगी। सुनीता जी ने उसे देखा कि सिया हॉल में बैठी है, तो वो भी समझ गई कि सिया सुमेध का इंतजार कर रही है। ये देखकर वो भी निश्चित होकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। देखते देखते रात के 12 बज गए थे। बैठे बैठे सिया की आंख लग गई थी, लेकिन गाड़ी की हॉर्न से उसकी नींद खुल गई और वो दरवाजे की तरफ भागी। उसने देखा कि सुमेध बार बार गाड़ी से नीचे उतर रहा था और फिर बैठ रहा था। उसने देखा कि सुमेध बार-बार गाड़ी से नीचे उतर रहा था और फिर बैठ रहा था और साथ में बार-बार हॉर्न भी बजा रहा था। ये देखकर सिया भागी हुई गाड़ी के पास गई और धीरे से सुमेध को डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, पागल है? दिखाई नहीं दे रहा आपको कि रात के 12 बज रहे हैं और घर पर सब सो रहे हैं? लेकिन सुमेध कुछ नहीं सुन रहा था और वही चीज वो कर रहा था, बार-बार उतरकर वापस बैठ रहा था। फिर सिया ने सुमेध का हाथ पकड़ा और बोले, चलिए चुपचाप हमारे साथ अंदर, बहुत हो गया है आपका। सुमेध लड़खड़ाते आवाज में बोला, बहुत कहाँ, अभी तो सिर्फ एक ही बोतल खाली हुई है। जब सुमेध ने मुंह खोला तो उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तो सिया गुस्से में बोली, आपने शराब पी है? आपको शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर आप ये सब कह रहे हैं? और क्या सोचेंगे घर में सब? मम्मी के सामने भी आप ऐसे ही आते होंगे फिर तो। सुमेध ने सिया के मुंह पे अपनी उंगली रखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, जब बीवी है तो माँ को क्यों तकलीफ दूं? और वैसे भी ये मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से पी है। तब सिया बोली, हमारी वजह से कैसे? तो सुमेध बोल पड़ा, क्योंकि तुम ना कितनी बोलती हो यार। तुम चुप रहो, कुछ नहीं बताऊंगा तुमको। ये कहने के बाद सुमेध घर की तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। तभी कुछ दूर जाकर वो नीचे गिर गया। सिया ये देखकर दौड़कर उसके पास गई और बोले, कितना ड्रामा करते हैं आप। अब चुपचाप हम ले जाएंगे और आप हमारे साथ चलेंगे, समझे ना? ये सुनते ही ये सुनते ही सुमेध बिना आंसू बहाए बच्चों की तरह रोने लगा। तो सिया बोली, अब क्या हुआ है? आप रोने का नाटक करके सबको जगा रहे हैं। क्या चाहते हैं कि आपकी बनी बनाई इज्जत एक पल में खत्म हो जाए? तभी सुमेध बोला कि तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ। तुम कैसे डांटती हो मुझे? मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। भला कोई पत्नी अपने पति को डांटती है क्या? सिया ये सुनकर हंसने लगी और बोली, लेकिन आप तो हमें अपनी पत्नी मानते भी नहीं है। तो सुमेध गुस्से में बोला, तुम हंस रही हो? जाओ, जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सिया चुप होते हुए बोली, अच्छा चलिए, नहीं हंसेंगे, अब तो कमरे में चलिए। सुमेध फिर उठकर खड़ा हुआ और सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ चलो, अब तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना। तभी सिया बोली, लेकिन आप प्रियंका की पार्टी में। तभी सुमित सिया को रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं प्रियंका की पार्टी में नहीं गया, मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गया था। सिया को पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा और फिर वो दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। फिर सिया सुमेध के साथ अंदर जाने लगी। तभी सुमेध सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको जोर से पकड़कर गले लगा लिया और बोला, सिया उधर मत जाओ, उधर खाई है, तुम गिर जाओगे और फिर मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया को सुनकर अच्छा लगा कि सुमेध उसे खोना नहीं चाहता। प्यार है या नहीं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की आदत जरूर हो गई थी। सिया बहुत समय तक सुमेध को शांत करवाई और उसको बेड पर सुलाने के बाद उसके बालों को सहलाने लगी और फिर ऐसा करते करते वो भी बैठे बैठे सो गई। अगले दिन सुबह हुई और सुमेध की आंखें खुली और उसने देखा कि सिया वहीं बैठी सो रही थी। तो सुमेध का सर दर्द भी हो रहा था। उसको याद आया कि कल रात वो अपने दोस्तों से मिलने गया था और उसने थोड़ी ड्रिंक भी की थी। फिर वो सिया की तरफ देखा और सोचने लगा कि शायद मेरी वजह से सिया को बहुत परेशानी हुई कल रात को, इसलिए वो ऐसे बैठे बैठे सो गई। फिर सुमेध सिया के पीछे अ, तकिया लगाने लगा। तभी सिया की आंख खुल गई और सुमेध को खड़ा देखकर वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, क्या क्या आप ठीक हैं? सुमेध लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ, मुझे क्या होगा? सुमेध के जवाब से लग रहा था जैसे उसको कुछ याद ही नहीं है। सिया फिर वही सोचने लगी कि इनको कुछ याद नहीं, कैसे नहीं है। फिर सुमेध फ्रेश होने बाथरूम चला गया और सिया वहीं बैठी रही। फिर सुमेध बाहर आया और उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। सिया उठी और गुस्से में बोली, सिर्फ आप इस कमरे में नहीं रहते और जो ऐसे घूमते हैं, जल्दी से कुछ पहनिए। तो सुमेध बोला, इसमें क्या दिक्कत है? तो सिया गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? तभी सुमेध बोला,
कभी बीच पर जाकर वहां लड़कियों को भी ऐसे कपड़े पहनकर घूमती है। तो सिया बोलती है, हमने फिल्मों में देखा है, तो बेहतर है कि आप मेरा दिमाग ना खाए और जाकर कुछ पहन लीजिए और जाइए। हॉस्पिटल से फोन आ रहा है प्रियंका का। तभी धीरे से सुमेध बोलता है, अब तो फंस गया हूँ। ऊपर देखते हुए सुमेध ने फिर कहा, औरतों के बीच कहाँ फंसा दिया हमको। ये वहां खड़ी सिया भी सुन रही थी, फिर बोली, क्या बोला आपने? मैं क्या परेशान करती हूँ आपको? तभी सुमेध मासूमियत से बोला, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बोला, मैं तो वो प्रियंका। तभी हॉल से आवाज आई, सुमेध सुमेध बाहर आओ। सुमेध और सिया ये सुनकर बाहर निकले तो दोनों ने देखा कि प्रियंका घर पर आई है और सुमेध को आवाज लगा रही थी और सारा परिवार भी वहां मौजूद था। सिया फिर सुमेध घर पर, सिया दोनों प्रियंका के पास गए। सुमेध प्रियंका के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, सॉरी प्रियंका, वो मैं आने वाला था लेकिन मेरी कार खराब हो गई और मुझे वो राकेश कॉलेज वाला मिल गया तो वो लेकर चला गया। तुम तो जानती हो कि वो कितना जिद्दी है। प्रियंका गुस्से से उसे देख रही थी और सुनीता की तरफ देखकर बोली, आंटी देख रहे हैं आप कैसे बहाने मार है। मैं बात नहीं करूंगी आज से, मैं बात नहीं करूंगी आज से, रहो तुम। तो सुनीता जी मुस्कुराने लगी और सिया की तरफ देखकर बोले, दोनों बचपन के दोस्त हैं तो मस्ती मजाक करते रहते हैं। सिया कुछ नहीं बोली और प्रियंका फिर मुस्कुराने लगी। साथ में सुमेध उसे गले मिलते हुए बोला, सॉरी यार, अब नहीं होगा ऐसा पक्का। लेकिन विजय यानी कि सुमेध का छोटा भाई, उसे ये नहीं पता था कि सुमेध ने अपनी शादी की बात प्रियंका को नहीं बताई और उसके सामने बोल पड़ा, अच्छा हुआ प्रियंका दी आप आ गए। अब आप भाई को समझाओ आप ही कि शादी के बाद ये पार्टी दे दे। अब क्या होगा सुमेध का? क्योंकि खबर तो ये है कि सुमेध प्रियंका से प्यार करता है। शादी वाली बात सुनने के बाद प्रियंका का क्या रिएक्शन होगा और सिया का भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।